नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2022 के लिए जो है एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम देखने का आप हिंदी है। हिंदी में दोस्तों आपको गद्य पद और साथ में पैडागोजी का जो है हम वीडियो लेकर के आए, जिस CBT एग्ज़ाम दिसंबर 2022 या फिर दिसंबर 2021 में और जो जनवरी तक चला था 22 तक, तो उस सभी शिफ्ट का जो है हम गद्य पद और जो पैडागोजी हिंदी का जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। CDP का भी लेकर के आएंगे। उसके बाद EVS मैथ सभी का जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा और कंटेंट का भी वीडियो आपको दिया जा रहा है। CDP EVS और जो है हिंदी मैथ सब का दिया जा रहा है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। EVS में जो है एकदम हैंड रिटेन नोट्स जो है आपको दिया जा रहा है। बाल विकास में भी जो है हैंड रिटेन नोट्स दिया जा रहा है, एकदम बेहतरीन नोट्स, जो न्यू पैटर्न के आधारित जो भी पॉइंट है उन सभी को इंक्लूड करके आपको दिया जा रहा है। तो एक बेहतरीन सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको सी टेट 2022 के लिए देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं, आपको एक बेहतरीन तैयारी जो है देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, एकदम व्याख्या सहित। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदी, ये भाषा 1 है। हिंदी ये भाषा 1 है। भाषा 2 जो है संस्कृत रहता है। ज़्यादातर बच्चे संस्कृत ही रखते हैं भाषा 2 में, ठीक है, तो हम संस्कृत लेकर के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्य को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ने का तरीका, यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले गद्य को एक बार अच्छे से पढ़ लें और जो जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसमें तो हाईलाइट होगा नहीं, आप लोग मेन पॉइंट जो आपको पेज दिया रहता है उस पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए, दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है, ठीक है। दर्शन क्या है? अपने आप को जानने के लिए जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या शिक्षा है? दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। दर्शन का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर देखना। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है, ठीक है। देखने का अर्थ क्या है? जानना। आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान क्या है? यह कैसे और किसे होता है, ठीक है। यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। यह प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते कुछ और हैं तथा दिखाई देते कुछ और हैं। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करता है, ठीक है, करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, चलिए यहाँ से देख लीजिए। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है? हमारा परिवेश है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 91 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि दर्शन का तात्पर्य क्या है? देखना है। पहले पंक्ति में था, यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? बोल रहा है कि देखना जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखना है ए में, बी में है दिखाई देना, यहाँ पर जानना, और सी में दिखना। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, आपको जानने की सर्व जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया। दर्शन का तात्पर्य क्या है? देखना है, ठीक है। यहाँ देखने का अर्थ क्या है? जानना है। यहाँ पर देख रहे हैं, देखने का अर्थ क्या है? यहाँ पर जानना है, ठीक है। सीधा सीधा पंक्ति यहाँ पर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा जानना। क्या हो जाएगा? जानना। बी में है आत्मदर्शन है क्या है? अपने गुण दोष स्वीकारना, दूसरों के दोष को क्षमा करना, ठीक है, स्वयं को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो यहाँ आत्मदर्शन का मतलब है अपने गुण दोष को स्वीकार करना, ठीक है। क्या है? अपने गुण दोष को स्वीकार करना, ठीक है। आगे देख लीजिए 93 में क्या है?
दुर्गुण को दूर किया जा सकता है कैसे? दुर्गुण, जो आदमी में दुर्गुण होता है, जो समाज में क्या अस्वीकार है, मतलब अमानवीय है, तो ये दुर्गुण को दूर किया जा सकता है कैसे? उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, दूसरों को बताने से। तो उसको स्वीकार, जो आप गलती करते हैं उसे स्वीकार करिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसे स्वीकार करें और उस चीज़ से सीखें। ठीक है कि, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे स्वीकार करना चाहिए। 94 में जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन, क्या है? जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है? हमारा परिवेश है। ये लास्ट पंक्ति में आप देखे थे कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? हमारा परिवेश है। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? तो अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? जो अपने गुण दोष को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो यहाँ पर अपने पहले में ही है, अपने दोषों को स्वीकार करने वाला जो होता है वो क्या होता है, अनुच्छेद के आधार पर वो साहसी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला है 96 में, आत्मदर्शन से डैश का विकास होता है। तो आत्मदर्शन से आध्यात्मिक, आंतरिक, शारीरिक और भावात्मक। तो आत्मदर्शन से क्या होता है, आंतरिक विकास होता है। क्या होता है हमारा, आंतरिक विकास होता है। ठीक है, आत्मदर्शन में क्या होता है हमारा, आंतरिक विकास होता है। अगला है, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर है। ठीक है, दूर जो है दुर्गुण, यहाँ पर दोहरसुकार है, दोहरसुकार इसमें दूर, और गुण जो है इसमें, ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग तथा मूल शब्द है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 97 का जो है, यहाँ पर बी हो जाएगा, दूर प्लस गुण। यहाँ पर दूर जो है इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, यानी कि अंत में लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर दूर जो है उपसर्ग है, और गुण क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, यानी मूल शब्द है इसमें। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? आत्मदर्शन यानी आत्मा का दर्शन, आत्मा और दर्शन, यहाँ पर आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन, और आत्मा या दर्शन। तो यहाँ पर 98 का क्या होगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, और आत्मदर्शन मतलब आत्मा का दर्शन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 96 में, समूह से भिन्न शब्द छांटिए। साहसी, ज्ञानी, वाणी, तीखी। समूह में भिन्न शब्द को छांटने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो भिन्न शब्द यहाँ पर देख लीजिए, साहसी, ज्ञानी और तीखी। यहाँ पर ये तीनों जो है आपस में मिलता जुलता शब्द है। साहसी आदमी, जो ज्ञानी होता है वो भी साहसी होता है, और तीखी का मतलब यहाँ पे बलवान कहने का मतलब हो रहा है, तीखी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाणी जो है यहाँ पर सबसे अलग है। क्या है, वाणी यहाँ पर भिन्न शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पद है, यहाँ पर ये गद्यांश था, ये पद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटते गंगा नहाकर, सुवासित भींगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी। माँ सरीखी, माँ की चर्चा हो रही है इसमें। ठीक है, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से शीतकारती घर में घुसी हो, और सोते देख मुझको जागती हो। उसके बाद देख लीजिए, आगे है कि सिरहाने रख एक अंजलि फूल हरि श्रृंगार के। यहाँ पर अंजलि फूल क्या है, हरि श्रृंगार के फूल है। नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक सवार के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो कार्तिक महीने का जो है यहाँ पर वर्णन है। ठंडा मौसम होता है, अभी कार्तिक मौसम भी चल रहा है। ठीक है, तो कार्तिक मौसम का यहाँ पे चर्चा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, हवाओं को किसके समान माना है? तो हवाओं को जो है यहाँ पर माता के समान माना है। किसके समान? तो यहाँ पर जो है हवाओं को माता के समान माना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे, सदा पावन माँ सरीखी, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी। माँ के जैसा जो है यहाँ पर माना है। ठीक है, अगला है, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है? हवाएं जो है सिरहाने हर श्रृंगार के फूल रख कर गई है। कौन सी? हर श्रृंगार के। नदी की ओर से आने वाली हवाएं डैश है, सूखी है, शुष्क है, गर्म है और भींगी है। क्या है यहाँ पर? तो ये जो है सूखी है। नदी की ओर से आने वाली हवाएं कैसी है? सूखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुहासित भींगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखे। ठीक है, कार्तिक की हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुहासित भींगी हवाएं। यहाँ पर भींगी हवाएं के बारे में बात हुई है। ठीक है, ऊपर देख लिए कि ठीक कौन सी है, भींगी हवाएं के बारे में बात हुई है। कौन सी है, भींगी हवाएं होगा। यहाँ पर नदी की ओर से आने वाली हवाएं क्या है, तो भींगी है। यहाँ पे सूखी नहीं होगी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भींगी होगी। क्या होगी, तो भींगी होगी। ठीक है, अब देख लीजिए, माँ सरीखी में डैश अलंकार है। माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो माँ सरीखी में जो है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अलंकार के बारे में हम अलग से वीडियो आप सभी को देंगे। अगले वीडियो में ही अलंकार और प्रत्यय उपसर्ग का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, अब है यहाँ पे कौन सा है, उपमा अलंकार है। सभी अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है हंसमुख सुबह में डैश का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, सुख का भाव है, आलस का भाव है या शोक का भाव है। तो हंसमुख सुबह में कौन सा भाव होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रसन्नता का भाव होगा। क्या होगा, प्रसन्नता का भाव होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर अब पैडागोजी आ गया है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया है पैडागोजी। ठीक है, अब है संदर्भ में व्याकरण पर जोर डैश, यानी भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। भाषा के नियमों को कंठस्थ करना दोस्तों, से कंठस्थ करना कभी भी लाइफ में आप इसको बच्चों के लिए सकारात्मक नहीं मानिएगा। ठीक है, ये हमेशा बच्चों के लिए नकारात्मक होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। विषय वस्तु का अनुवाद करना, अनुवाद भी हम बच्चों को नहीं करवाएंगे। नियमों का अति सामान्यीकरण करना, तो नियमों का अति सामान्यीकरण करना यहाँ पर जो है दोस्तों, ये बेहतर लग रहा है, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। लेकिन यहाँ पर ऊपर में ये भी है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। ये समझ बनाना जो है ये सबसे बेहतर है, कि किसी भी भाषा के प्रति जब हम बच्चों को समझ बढ़ाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बढ़ाना। ठीक है, समझ बनाना होगा। ठीक है, व्याकरण पर जोर देना क्या है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, नियमों को अति सामान्यीकरण नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर समझ बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। अगला है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। सामान्यीकरण की यात्रा है आगमन, निगमन, उपदेशात्मक और प्रत्यक्ष। क्या होगा यहाँ पर, तो उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर, यानी कि पहले उदाहरण बताते हैं और फिर नियम बताते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आगमन विधि में होगा। ठीक है, आगमन विधि में पहले हम उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं, और निगमन विधि में हम पहले नियम बताते हैं तब उदाहरण बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है आगमन विधि। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ये तो गलत बात है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, ये सही बात है। स्तर के अनुसार, अगर पहला का बच्चा है तो पहला उसके स्तर के अनुसार सिलेबस होना चाहिए, दूसरे का बच्चा है तो उसके स्तर के अनुसार सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, ये नहीं होगा। ये टॉपिक चुन के, अगर पहला का बच्चा है तो उसके लायक कौन सा टॉपिक है वो देना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का नहीं दे देना है। अगला है, सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए। अगला, भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। बहुत अच्छा। भाषा अर्जन कब होता है, जब बच्चों को भाषा के लिए अवसर मिलता है। कब मिलता है, अवसर जब मिलता है तो वो जो है बच्चों में क्या होता है, भाषा सहज और स्वाभाविक होता है। जब अवसर होता है तो वो भाषा अर्जित कर लेता है। ठीक है, भाषा अर्जन जो है ये सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है ये प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, ये प्रशिक्षण के द्वारा होता है, प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा अर्जन अवसर मिलने पर बालक खुद सीख लेता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता करता है। साहित्य के ज्ञान, बोलने में निपुणता, अभिनय में गुण और अवबोधन। तो कौन सा होगा, यहाँ पर बोलने की निपुणता को वो दर्शा रहा है, यानी मौखिक ज्ञान उसको ले रहा है। ठीक है, जब बच्चे कविता सुनाते हैं तो उस समय शिक्षक उसके बोलने की निपुणता यानी कुशलता पर
ज़्यादा ध्यान देता है। 111 में है मानस मंथन यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ क्या है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना। और उसके बाद है 112 में देख लीजिए, यहाँ पर अगला है कि कुछ समझने के लिए प्रयास करना और मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपक देना। तो यहाँ पर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। क्या हो जाएगा, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए 112, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। भाषा शिक्षण के विषय में गलत कौन सी अवधारणा है। जैसे अगर हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो इनमें से कौन सी अवधारणा जो है गलत हो सकता है बच्चों के भाषा विकास के लिए। ए में है शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। ये तो सही है। ठीक है, गलत वाले ऑप्शन जैसे ही रहेगा, प्रश्न में आपको गलत मिले तो इसमें 3 ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और एक गलत होता है। बी में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी में भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। डी में भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। तो 112 का क्या है, ये डी नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, कि भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, और तीनों ऑप्शन क्या है, बच्चों के लिए बेहतर है। ठीक है, अगला देखते हैं 113, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली टेस्ट कहलाती है निदानात्मक परीक्षण, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण और स्मृति परीक्षण। तो ये किसी भी पाठ की अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा होती है, जो टेस्ट होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, तो वो निदानात्मक परीक्षण होता है। क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं कि भाषा के उत्पादक कौशल हैं। भाषा के उत्पादक कौशल कौन सा है, उत्पादक कौशल यानी कि कौन सा है, तो ये जो है वाचन तथा लेखन है। ठीक है, भाषा के उत्पादक कौशल कौन सा है, तो वाचन तथा लेखन है। ठीक है, उत्पादक मतलब क्या होता है कि आप जिसके माध्यम से आप किसी के सामने बोलते, मतलब किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आप बोल कर रख सकते हैं, क्या हो गया, बोल कर। ठीक है, और उसके बाद लिख कर, क्या करके, लिख कर, यही दोनों उत्पादक कौशल है। और जो है यहाँ पर वाचन, यहाँ पर पठन और श्रवण, ये दोनों जो है क्या है, ग्रहयात्मक कौशल है और ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्पादक कौशल कौन सा है, तो वाचन तथा लेखन जो है ये उत्पादक कौशल है, जो शुरुआत में जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं। 115 में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, कहानी को समझना। तो क्या हो जाएगा, 115 का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, ये पिक्चर के माध्यम से बताया जाता है बच्चों को। ठीक है, अगला देख लीजिए 116 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। सही है यानी कहने का मतलब एक जो है इसमें बेहतर होगा बच्चों के लिए। विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, सही बात है। ये भी सभी भाषा कौशल क्या है, अंतः संबंधित है। ठीक है, और इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए, यही ऑप्शन हमें बेहतर लग रहा है। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के नियम जो है यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों के लिए, अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि सभी भाषा क्या है, सभी भाषा कौशल आपस में अंतर संबंधित है। चार भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबो पॉली, याद रखिएगा। ठीक है, सभी आपस में अंतर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य से संबंध में सही है, गृह कार्य के संबंध में सही है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा,
ए में है गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गृह कार्य पढ़ाई गई जो संकल्पना है, जो बातें हैं, उनको विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए, इसके लिए ये गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, अगला है, देख लीजिए। अब है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है। गलत बात है, एक महत्वपूर्ण साधन है। ये 118 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? वाचन कौशल यानी कि बोलने के कौशल को। तो स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा या सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय को लय से बोलने का अभ्यास करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखकर बोलना। ये जो है वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण क्या है कि पहलू है। ठीक है, सो संदर्भ यानी कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार और स्थिति के अनुसार आप बोलते हैं तो वहाँ पे आपका वाचन कौशल ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, अगला है डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों का अधिगम पर चिंतन करने में, उनके उच्चारण आकलन करने में, अपने वाचन श्रवण कौशलों को के आकलन में। तो क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब अगले वीडियो में जो है कुछ व्याकरण, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, इस सब के बारे में लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।